और बड़ी खबर आ रही है, पीएम की सुरक्षा में चूक मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। थोड़ी ही देर में यह सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट सभी पक्षों को सुनेगा और कोर्ट में दाखिल करेंगे अपना जवाब। पंजाब सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब देगी। दरअसल याचिकाकर्ता ने अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद सुनवाई हुई और फिर हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से सभी सबूत को इकट्ठा करने की बात की गई थी। इसमें एनआईए की टीम को भी जिम्मेदारी दी गई थी और अब इस पूरे मामले में सुनवाई अहम हो जाएगी। बस थोड़ी देर बाद ये सुनवाई होगी, क्योंकि तब जिस तरीके से चाहे केंद्र की तरफ से जो जांच टीम गठित की गई थी या राज्य सरकार की तरफ से जांच टीम गठित की गई थी, फिलहाल आज के लिए जांच पर रोक लगाई गई थी और आज की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट कुछ अहम फैसला लेगा। आगे इस पूरे मामले में आगे जांच की जाएगी। फिलहाल आज की ये सुनवाई काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि दोनों तरफ से उस दिन जब सुनवाई हुई थी तो केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा था कि भाई ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला था, तो प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई थी। उधर पंजाब सरकार की तरफ से भी कहा गया कि हम लोग लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और सभी पक्षों को देख रहे हैं और पीएम की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई थी। तो अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से याचिका लगाई गई थी, सोमवार तक का वक्त दिया गया था, अब से बस थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच इस पूरे मसले पर सुनवाई करेगी, क्योंकि ये बड़ा मैटर हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का चूक का मामला है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में अब उस पूरे मसले को लेकर सुनवाई होगी, क्योंकि इसके पहले जब सुनवाई हुई थी तब राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया और याचिकाकर्ता ने भी अपील की थी कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स उसको सुरक्षित रखा जाए। अब बात इंडिया का वोट युद्ध की, और जितने चुनावी राज्य हैं सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी। और सबसे पहले हम यूपी की अगर बात करें तो यूपी चुनाव जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पहुंच चुके हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। जयंत चौधरी से उनकी मुलाकात होगी और सीट शेयरिंग को लेकर दोनों के बीच मंथन संभव है। चूंकि दोनों युवा नेता हैं, दोनों के बीच गठबंधन की बात काफी लंबे समय से चल रही थी और अब सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होगी। और चूंकि पश्चिमी यूपी में जिस तरीके से आरएलडी का एक वर्चस्व है और अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों को साथ लेकर चल रहे हैं, और ऐसे में आज की ये मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है सीट शेयरिंग को लेकर भी। इसके पहले ये माना जा रहा था कि जयंत चौधरी करीब 40 से 45 सीट मांग रहे थे, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको इससे कम सीट मिल रही थी। हालांकि दोनों युवा नेता साथ आना चाह रहे हैं, साथ आ गए हैं, लेकिन सीटों को लेकर अभी बातचीत होनी बाकी है। तो आज सीट शेयरिंग को लेकर दोनों के बीच बातचीत हो सकती है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में जो एक माहौल बना था, जो किसान नाराज थे, उसको लेकर ये नाराजगी को भुलाने की पूरी कवायद होगी। और नमित हमारे साथ, हमारे संवाददाता नमित, यूपी की सियासत से बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार छोटे छोटे दलों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जयंत चौधरी के साथ मुलाकात, क्योंकि इसके पहले भी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन सीट शेयरिंग है उसको लेकर अभी मतभेद था, तो आज वो क्लियर हो जाएगा इस मुलाकात में या कुछ और बातचीत होगी? देखिए बिल्कुल अंजनी, आज जो सूत्र बता रहे हैं हमारे कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मुलाकात जो है वो दिल्ली में हो सकती है। इसके अलावा अखिलेश यादव रामगोपाल यादव और मुलायम सिंह यादव से भी मिल सकते हैं, क्योंकि अंजनी 10 फरवरी को पहले फेज के चुनाव है यूपी के अंदर और उसी फेज में पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव होने हैं। चाहे उसमें मेरठ की बात करें, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बड़ौद, इन तमाम ये जो पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश का बेल्ट है ये आरएलडी का बेल्ट कहा जाता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी चाहे कि जल्दी से जल्दी जयंत चौधरी के साथ बैठकर सीट शेयरिंग के लेकर जो पेच फंसा हुआ है उसको क्लियर किया जा सके, क्योंकि लगातार जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं 40 से 45 सीट जो है वो जयंत चौधरी मांग रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से केवल 35 सीटों की बात जो है वो कही जा रही है। तो कुल मिलाकर, हालांकि इससे पहले कई रैलियों में दोनों जो बड़े नेता हैं वो रैलियों में साथ दिख चुके हैं, लेकिन वोट के सीटों के बंटवारों को लेकर अभी तक दोनों पार्टियों में पेच फंसा हुआ है, क्योंकि
जो किसान आंदोलन हुआ था अंजनी, उसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो जाट बेल्ट है, जो कि जाट वोटर्स हैं, वो अभी तो है आरएलडी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी चाहेगी कि सीट बंटवारे को लेकर आज पूरा जो पेचीदा फंसा हुआ है उसको क्लियर किया जा सके और ज्यादातर जो जाट वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में भी जा सके और दोनों जो पार्टी हैं वो संयुक्त रूप से चुनाव लड़ सके। लेकिन नमे देखिए, जब इसके पहले जब हुआ था कि दोनों नेता एक बार एक साथ एक मंच पे आएंगे तो वो रैली रद्द हो गई थी। तो उसमें ये बात सामने आई थी कि जयंत चौधरी करीब 30 से 40 सीट की डिमांड कर रहे हैं, जबकि अखिलेश उनको इतना नहीं देना चाह रहे थे। चूंकि पश्चिमी यूपी में उनकी पकड़ ठीक ठाक है, तो ऐसे में क्या लगता है कि अखिलेश यादव कुछ ज़्यादा बढ़ेंगे, जयंत कुछ घटेंगे, कुछ बीच का रास्ता निकाला जाएगा, क्योंकि अब पहले चरण के चुनाव में कोई अब समय नहीं बचा है। देखिए अंजनी, दो बातें नोटिस करने वाली है। पहला तो ये, क्योंकि अब 15 जनवरी तक चुनाव आयोग ने तमाम फिजिकल रैलियों पर रोक लगा दी है, तो ऐसे में जो दोनों पार्टियों के नेता हैं वो केवल सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोगों को अपनी पार्टी की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, तो वहां पर समाजवादी पार्टी का जो प्रभाव है वो कितना हद तक है, ये सीट शेयरिंग में देखना होगा। दूसरी तरफ जो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जाट जो हैं, जाट वोटर्स ज़्यादा हैं, ऐसे में अखिलेश यादव जो है वहां पर समाजवादी पार्टी जो है जयंत चौधरी को मौका देना चाहेगी। और जयंत चौधरी पूरा जो खाका है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी सीटें आती हैं वहां पर कौन कौन से समुदाय के जो लोग हैं वो उन सीटों पर प्रभाव डाल सकते हैं, ये जो पूरा खाका है वो जयंत चौधरी लेकर जो है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने रखेंगे। और जाहिर तौर पर ये जो जातीय समीकरण है, इसके आधार पर भी जो वोट शेयरिंग है वो डिपेंड करती है। अंजनी, ठीक है नमित, इस खबर पर नजर आप बनाए रखिए, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है किसानों का जो आक्रोश है, जो नाराजगी है वो, और जो जातीय समीकरण उसको बिठाने की आज पूरी कोशिश की जाएगी। देखना यह होगा कि सीट शेयरिंग पर क्या बात बनती है। और यूपी चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही यूपी में सियासी हलचल बढ़ गई है। आज लखनऊ में बीजेपी की एक अहम बैठक होने वाली है। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक आज होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, चुनाव समिति के जो तमाम सदस्य वो मौजूद रहेंगे और इसमें मंथन किया जाएगा। क्योंकि पहले चरण का जो चुनाव जो पश्चिमी यूपी से शुरू होने वाला है वो 10 तारीख से शुरू होगा, 10 फरवरी से, तो ऐसे में समय कम है। उसके पहले वो जो उम्मीदवार होंगे, उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा और जल्द से जल्द बाकी की जो रणनीति है वो बनाई जाएगी। तो जो यूपी के वोट युद्ध में आप देखिए किस तरीके से सियासी घमासान मचा हुआ है और योगी अब डबल धमाके की तैयारी कर रहे हैं। उधर अखिलेश यादव है, छोटे छोटे दलों के साथ लगातार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी कमान संभाल चुके हैं, लगातार वो बैठकों का दौर कर रहे हैं। इधर प्रियंका गांधी वाड्रा भी सक्रिय है, सोशल मीडिया के जरिए वो लोगों से खुद मुखातिब हो रही हैं। उधर बीएसपी ने भी अपनी सारी तैयारियां कर ली हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी खबर है कि बीजेपी चुनाव समिति की आज बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम अहम फैसले हो सकते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों की जहां सरगर्मियां बढ़ गई हैं, भले ही वो बयानबाजियों के तौर पर ही क्यों न हो, वहीं आम लोगों के बीच भी पार्टियों की जीत हार को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत को समझना इतना आसान नहीं है। आज जो पार्टी हाशिए पर है वो कल बहुमत से सरकार बना लेती है और जो आज बहुमत में है वो कल हाशिए पर चली जाती है। दरअसल यूपी की सत्ता का समीकरण बदलता रहता है। सत्ता के इस गणित में 7 चरण के चुनाव का फैक्टर भी शामिल है। 2022 में पहले और दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी के 113 सीटों पर वोटिंग होनी है। पिछले चुनाव में यहां वोटों का ध्रुवीकरण हुआ था और बीजेपी को 85 सीटें मिली थी। इस बार किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा है और इन सीटों पर जाट, दलित, मुस्लिम और यादवों का वर्चस्व है। तीसरे और चौथे चरण में 119 सीटों पर चुनाव होगा, जिनमें 31 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं। इन सीटों में इटावा और कन्नौज भी शामिल हैं, जो सपा के गढ़। वहीं अवध इलाके में बीजेपी मजबूत स्थिति में रहती है। 5वें चरण में 60 सीटों पर चुनाव होने हैं। कांग्रेस का गढ़ रही अमेठी और रायबरेली में इसी चरण में चुनाव होगा। बीजेपी की सियासत का केंद्र रही अयोध्या और प्रयागराज में वोटिंग इसी चरण में होगी। छठे चरण में
57 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर शामिल है। 7वें चरण में 54 सीटों पर चुनाव होगा और इसमें पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है। जाहिर है पिछली बार से 2022 का चुनाव अलग होगा। जाति धर्म के साथ इस बार किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा होगा। 136 सीटों पर किसान निर्णायक वोटर है और कृषि कानूनों की वापसी का असर वोट पर पड़ सकता है। बड़ा सवाल ये है कि किसान बीजेपी के साथ जाएंगे या विपक्ष के साथ। यूपी में अयोध्या, काशी और मथुरा का फैक्टर भी महत्वपूर्ण होगा। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और मथुरा कृष्ण जन्मस्थली की भव्यता देने की बातें हिंदू वर्ग पर असर डाल सकती हैं। हिंदुत्व के एजेंडे पर ही बीजेपी आगे बढ़ रही है, क्योंकि यूपी में 80% आबादी हिंदुओं की ही है। बीजेपी के चुनाव प्रचार में भी हिंदुत्व ही बड़ा मुद्दा है। वहीं इधर योगी के मथुरा से चुनाव लड़ने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। इधर यूपी में दलित वोट को लेकर ये कहा जा रहा है कि अब बीएसपी से दलितों का मोह भंग हो गया है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों में बीएसपी का वोट शेयर भी गिरा है। बता दें कि 2017 में रिजर्व 85 सीटों में बीजेपी ने 69 सीटें जीती थी। वहीं इस बार बीएसपी सक्रिय नहीं, तो जाहिर है कि इसका फायदा बीजेपी और सपा को हो सकता है। नए गठबंधनों का फैक्टर भी यूपी के समीकरण को बदल सकता है, क्योंकि पिछली बार की तुलना में इस बार गठबंधन के साथी बदल गए। बीजेपी ने अपना दल और निषाद पार्टी से हाथ मिला लिया है, तो वहीं इस बार सुभाषपा सपा खेमे में है। सपा ने तकरीबन 7 छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र की स्थिति पर नजर डालना जरूरी है। यूपी में 18 से 20% मुस्लिम आबादी है। 143 सीटों पर मुस्लिम वोटरों का प्रभाव है। सूबे की 36 सीटों पर ये अपने दम से उम्मीदवार को जिता सकते हैं। महिला और युवाओं पर सियासी दलों की खास नजर है। कांग्रेस ने 40% महिलाओं को चुनाव में टिकट देने का ऐलान किया है। वहीं बीजेपी महिलाओं के लिए कमल शक्ति संवाद कार्यक्रम चला रही है। वहीं सभी दलों ने युवाओं से कई लुभावने वादे किए हैं। पार्टियों के चुनावी मुद्दों की बात करें तो सपा और कांग्रेस ने किसान और कानून व्यवस्था को प्रमुख मुद्दा बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने परिवारवाद पर विपक्ष को घेरा है और विकास को अपना मुद्दा बनाया है। आपको इन आंकड़ों को देखने के बाद लग रहा होगा कि यूपी के ये चुनाव कितना पेचीदा है, लेकिन इस पेच को जो पार कर पाएगा और जिसका समीकरण सटीक बैठ पाएगा, वही सत्ता की कुर्सी तक पहुंच पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और जिसके बाद से सभी पार्टियां अपने दमखम के साथ तैयारी कर रही हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो हल्का साहनेवाल से हरदीप सिंह मुंडिया को उम्मीदवार बनाया है और जिसके बाद उनके समर्थन में जश्न का माहौल है। और इस मौके पर न्यूज़ इंडिया से उन्हें खास बातचीत की और अपनी रणनीति बताई कि क्या आगे की उनकी तैयारी है। जैसे जैसे 2022 के चुनाव का बिगुल पंजाब में वजह है, वैसे वैसे अलग अलग पार्टियों ने अपने प्रत्याशी देने शुरू कर दिए। आम आदमी पार्टी ने साहनेवाल सीट, हालांकि देहाती सीट काउंट होती है, वहां से हरदीप सिंह मुंडिया को अपना प्रत्याशी बनाया। लेकिन आपको बता दूं, ये सीट पिछली बार अकाली दल के खाते में गई हुई है। अकाली दल के विधायक यहाँ के शरण सिंह ढिल्लों विधायक रह चुके हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि त्रिकोणी लड़ाई है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली की। हमारे साथ हरदीप सिंह मुंडिया जुड़ चुके हैं, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं किन मुद्दों को लेके ये आम वोटरों के बीच में जा रहे हैं। सर स्वागत है। क्या क्या मुद्दे हैं जो आपके जो लेके आप वोटरों के जा रहे हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद कर रहा हूँ आपका, धन्यवाद परमात्मा का जी, सच्चे पातशाह का, सतगुरु का, और बहुत धन्यवाद श्री अरविंद केजरीवाल जी का, भगवंत सिंह मान जी का और सीनियर लीडरशिप आम आदमी पार्टी सारी का धन्यवाद जिन्होंने इस छोटे जे निमाणे जे इनू इस लायक समझिया और बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी। और मैं इन्हां नाल वादा करदा कि हल्का साहनेवाल दी जो बहुत वड्डी लीड नाल जित के सीट
अपनी पार्टी की झोली पावांगा। सानेवाल की अगर बात कर लें तो सानेवाल एक देहाती एरिया आ जाता है, क्या क्या आप सोचते हो अभी कमियां हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं? सानेवाल में सर शुरू से ही इसको देहाती एरिया मानकर, लुधियाने का बॉर्डर मानकर कह लो, कोई भी काम नहीं हुआ। टंडारी में चले जाओ, दुर्गा कॉलोनी में चले जाओ, राह रोड में चल जाओ, सड़कों का बुरा हाल है। आज तक इन्होंने गलियों नालियों में ही हम लोगों को जोड़ के रखा, हल्का सानेवाल के वासियों को, वो भी पूरियां नहीं दे पाए। और तो क्या विकास कराना था, और ना कोई कॉलेज दिया, ना कोई सरकारी हॉस्पिटल दिया, ना बच्चों के लिए कुछ भी नहीं हल्का सानेवाल में किया। पछड़ा हुआ, सबसे पंजाब में अगर पछड़ा हुआ माना जाता तो सानेवाल माना जा रहा है। कितना का आप समझते हो यहाँ संघर्ष करने की जरूरत है? क्योंकि आम आदमी पार्टी को पिछली बार फतवा मिला था विपक्ष में बैठने का, कितना संघर्ष है कि इस बार विपक्ष पक्ष बन जाएगा? इस बार श्री अरविंद केजरीवाल जी को लोग बहुत बड़ी लीड से पूरे पंजाब में जिताएंगे। सरकार भी आम आदमी पार्टी की बनेगी। इस बार मैं अपनी पार्टी से वादा भी करता हूँ, भगवान के आगे अरदास भी करता हूँ कि जो हल्का सानेवाल के वासी हैं, बहुत आम आदमी पार्टी को टोटली वोट डालने को तैयार है। और पार्टी से मेरा भी वादा है और भगवान के आगे अरदास भी है कि हम जो वादा किया मैंने अपनी पार्टी को। धन्यवाद जी। हरदीप सिंह मुंडिया ने हमसे बात की है, ये सानेवाल से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट नियुक्त किए गए। जीतते हारते वो तो आने का समय है, लेकिन एक समीकरण कहीं ना कहीं ये काउंट हो रहा है कि जो एक कहते हैं कि अपने किसानों का वोट है वो डिवाइड नहीं होने देंगे, क्योंकि ये खुद किसान के बेटे हैं और यहाँ पे इन्होंने किसानों के लिए, किसान नीतियों के लिए संघर्ष किया है। अब सानेवाल की जनता क्या फतवा जारी करती है तो 2022 के बाद ही पता लगेगा, लेकिन ये संघर्ष और विश्वास के साथ चुनाव में उतरे हैं। लुधियाना से न्यूज़ इंडिया के लिए अरविंद सरानी की विशेष रिपोर्ट। तो पंजाब में इस बार 22 की जंग बेहद दिलचस्प होने वाली है। कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल, इनमें लड़ाई होती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने आके इसको त्रिकोणीय लड़ाई में तब्दील कर दिया है।